नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी भाषा से संबंधित कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ऐसे टॉपिक्स को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए आवश्यक सूचना कि उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा 14 जुलाई से 2 बैचेस प्रारंभ की जा रही हैं। एक जो बैच है वो सीजीपीएससी प्रीलिम्स और सीजीपीएससी व्यापम से संबंधित होगी, जबकि दूसरी बैच सीजीपीएससी मेंस के लिए आयोजित की जा रही है। इन दोनों ही बैचेस में सीटों की संख्या को सीमित रखा गया है, तो इस बैच का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। चलिए तो टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में अगर मैं मात्राओं की बात करूं तो मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला लघु मात्रा, दूसरा दीर्घ मात्रा और तीसरा प्लुत मात्रा। यदि मैं लघु मात्राओं की बात करूं तो लघु मात्रा ऐसी मात्राएं होती है जिनके उच्चारण में लगने वाला समय कम होता है। तो कम समय में उच्चारित होने वाली मात्राओं को हम लघु मात्रा कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 मात्राएं आती हैं, अ, ई, उ और री। इन 4 मात्राओं को लघु मात्रा कहा जाता है। दूसरा है दीर्घ मात्रा। दीर्घ मात्रा ऐसी मात्रा होती है जिनके उच्चारण में लगने वाला समय लघु मात्राओं की तुलना में अधिक होता है। तो ऐसी मात्राएं जिनके उच्चारण में लगने वाला समय लघु मात्राओं से अधिक हो उन्हें कहा जाता है दीर्घ मात्रा। और इनके अंतर्गत 7 मात्राएं आती हैं। ये 7 मात्राएं हैं आ, ई, उ, इसके अलावा ए, ओ और औ। इन सभी को दीर्घ मात्रा कहा जाता है। तीसरा जो प्रकार होता है उसे कहते हैं प्लुत मात्रा। देखिए, लघु मात्राओं की तुलना में यदि दुगुना मानूं मैं दीर्घ मात्रा का उच्चारण, तो प्लुत मात्राएं ऐसी मात्राएं होती हैं जिनका उच्चारण लघु मात्राओं की तुलना में 3 गुने समय तक होती है। इस मात्रा को इस प्रकार के एक चिन्ह से दर्शाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ओम, कहीं कहीं पर ओम आपको ऐसा लिखा मिलेगा तो कहीं पर आपको ओम ऐसा लिखा मिलेगा। ये जो 3 हिंदी का मात्रा है ये वही दिखाता है कि लघु मात्राओं की तुलना में 3 गुने समय तक इसका उच्चारण होता है। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए, ओ, कौन से स्वर हैं? तो मैंने आपको जस्ट पिछले स्लाइड में बताया, पिछले स्लाइड में कि ए, ओ और औ ये चारों वर्ण दीर्घ मात्रा के अंतर्गत आते हैं। मात्रा यदि पूछे तो निश्चित रूप से ये क्या है? दीर्घ मात्रा है। लेकिन यदि आपको पूछे कि ये किस प्रकार के स्वर हैं तो ये संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर ऐसे स्वरों को कहा जाता है जो 2 विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं। तो ए का निर्माण गुण स्वर संधि में आ और ई के मेल से होता है, वहीं वृद्धि स्वर संधि में आ और ए के मेल से ए का निर्माण होता है। यदि मैं ओ की बात करूं तो गुण स्वर संधि में आ और उ के मेल से ओ का निर्माण होता है, वहीं वृद्धि स्वर संधि में आ और ओ के मेल से औ का निर्माण होता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये ओ हो गया। तो विजातीय स्वरों के मेल से इनका निर्माण हो रहा है। देखिए, विजातीय बोलने का मतलब होता है ऐसे स्वर जिनका उच्चारण स्थल भिन्न भिन्न हो। तो आ का उच्चारण स्थल कंठ होता है, जबकि ई का उच्चारण स्थल जो होता है वो तालु होता है। तो इस तरीके से ये क्या है? स्वयं में विजातीय स्वर है। इसी प्रकार इन सब का उच्चारण स्थल भिन्न भिन्न होने के कारण ये स्वयं में क्या होते हैं? ये स्वयं में संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक,
तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33। असल में हमारी पूरी वर्णमाला को छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, जिनमें 11 स्वर हैं, 2 अयोगवाह हैं, 33 व्यंजन हैं, 4 अंतस्थ वर्ण हैं और 2 द्विगुण या उपक्षिप्त वर्ण हैं। तो इस तरीके से आप जब इनको काउंट करते हैं तो 11, 11 और 2 13, 13 और 33 46, 46, 46 और 4 50, 50 और 2 52। इस तरीके से हमारी वर्णमाला बटी होती है। तो यहां आपको पूछ रहा है व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? देखिए, एक वीडियो में मैंने आपको इससे संबंधित पूरे जो उच्चारण स्थल हैं उनके बारे में बताया था और 5 फॉर्मूले बताए थे। पहला फॉर्मूला आपको बताया था काह, यानी क वर्ग का उच्चारण स्थल प्लस आ और आ का उच्चारण स्थल प्लस ह का उच्चारण स्थल प्लस विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थल होता है कंठ में। कंठ में यदि आप ये जो 5 वर्ग होते हैं हमारे क, च, ट, त, प, इन 5 वर्गों का उच्चारण स्थल यदि आपको याद है तो मैंने 5 फॉर्मूले आपको उस वीडियो में बताए थे कि आप कैसे वहां से बाकी सभी वर्णों के उच्चारण स्थल निकाल सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला फिर से आपको बता देता हूं, पहला फॉर्मूला होता है काह, दूसरा फॉर्मूला होता है इसमें चीयस। चीयस बोलने का मतलब होता है च वर्ग पूरा धन ई और ई, इसके अलावा य और शक्कर का श, इन सभी का उच्चारण स्थल होता है तालु। तीसरा फॉर्मूला है ये तीसरा फॉर्मूला है आपका श्रीटर, या आप चाहे तो इसको ट को पहले ला करके अपने हिसाब से इसको अपने सहूलियत के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। यहां पर बोलने का मतलब क्या हो रहा है, ट बोलने का मतलब पूरा ट वर्ग यानी ट वर्ग के 5 वर्ण, इसके अलावा षटकोण का श, ऋषि का री और र, इन सभी का उच्चारण स्थल होता है मूर्धा। चौथा फॉर्मूला था तसल, यानी पूरा त वर्ग, इसके अलावा सरोता का स और ल, इन सभी का उच्चारण स्थल होता है दंत। और 5वां फॉर्मूला आपको मैंने बताया था उप, कुछ देर पहले ही आपको बताया था। तो प वर्ग पूरा प्लस उ और बड़ा, इन सभी का उच्चारण स्थल होता है ओष्ठ। तो आपको यहां पर किसका पूछ रहा है? क वर्ग का उच्चारण स्थल पूछ रहा है। तो क वर्ग हमको कहां दिखाई दे रहा है? कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछता है, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो चाहे व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन आपको आता है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या होगा? प वर्ग का उच्चारण स्थल मैंने आपको जस्ट पिछले स्लाइड में बताया। ये देखिए प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? ओष्ठ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओष्ठ। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट वर्ग का उच्चारण स्थल क्या होता है? जस्ट पिछले स्लाइड में हमने देखा, ये देखिए ट वर्ग का उच्चारण स्थल, इसके लिए ये कहां से उच्चारित होते हैं? मूर्धा से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। अगला, च वर्ग का उच्चारण स्थल तालु होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प फ ब भ म का उच्चारण स्थल क्या है? यानी ये बात कर रहा है प वर्ग की। तो प वर्ग कहां से उच्चारित होते हैं? ओष्ठ से।
वो जो 5 फॉर्मूले आपको मैंने बताए हैं इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे तो यहां से आपका उच्चारण वाला हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 इसमें आपके बच जाते हैं, ए और ए, वो कैसे निकलते हैं ये भी जान लीजिए। चलिए इसी क्वेश्चन में यदि मैं ए की बात करूं तो ए का निर्माण होता है आ और ई के मेल से। आ का उच्चारण स्थल होता है कंठ और ई का उच्चारण स्थल होता है तालु। इसीलिए ए जो वर्ण है ये हो जाता है कंठ तालव्य। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं ओ की, यदि ओ की बात करूं तो ओ का निर्माण होता है आ और उ के मेल से। आ कंठ वर्ण होता है जबकि उ ओष्ठ वर्ण होता है। इसीलिए आप बोल सकते हैं कि ओ कैसा वर्ण है, कंठोष्ठ वर्ण है। इसके अलावा व को याद रखिएगा, व दंतोष्ठ वर्ण होता है, दंतोष्ठ वर्ण होता है। ये इसके बेसिक उच्चारण स्थल हैं। यहां से क्वेश्चन आता है, आप अच्छे से तैयार करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4 प्रकार के। आपको पता होगा यण संधि में इनका निर्माण होता है, य, र, ल, व। इन चारों को कहा जाता है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं? अंतः स्थित वायु से जिनका उच्चारण हो वो अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। तो अंतः स्थित वर्ण से उच्चारित होने के कारण ये जो 4 वर्ण हैं इनको अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। इसके अलावा इनका एक और नाम है, याद रखिएगा, इन्हीं को बोला जाता है अर्धस्वर। यदि हिंदी में बात करूं तो शुद्ध अर्धस्वर किसको कहा जाता है? य, र और व को। इनको शुद्ध अर्धस्वर कहा जाता है। तो क्वेश्चन कभी आए कि इनमें से कौन अर्धस्वर नहीं है और ऑप्शन में य, र, व और श इस प्रकार का कोई वर्ण होगा तो याद रखिएगा ये तीनों अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? संज्ञा से बना हुआ, आपको पता होगा कि जातिवाचक संज्ञा से, भाववाचक संज्ञा से विशेषणों का निर्माण होता है। ठीक, कुलीन शब्द को अगर देखा जाए तो कुल शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा है और इसी जातिवाचक संज्ञा से विशेषण बना हुआ है क्या? कुलीन। तो पहले ही ऑप्शन में आपका आंसर मिल जाता है। ठीक, दूसरे ऑप्शन को चेक करें तो नमक एक द्रव्यवाचक संज्ञा है और इससे विशेषण नहीं बना है। यदि इससे विशेषण बनाना हुआ तो क्या बनेगा? नमकीन, ये विशेषण हो जाएगा। कृपा शब्द भाववाचक संज्ञा है और जाति शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो इस तरीके से ये जो शब्द हैं ये संज्ञा रूप में है, न कि विशेषण रूप में। विशेषण रूप में कौन है? कुलीन शब्द। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, विशेषण नहीं है। तो पहला शब्द है नमकीन। नमकीन शब्द विशेषण है? बिल्कुल है। दयालु शब्द? बिल्कुल। दया एक भाववाचक शब्द है और इससे बना हुआ विशेषण शब्द क्या है? दयालु। किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है ये, वह व्यक्ति दयालु है, तो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है दयालु। धनवान शब्द धन शब्द से बना हुआ एक विशेषण है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी देखेंगे, फुर्ती। तो फुर्ती शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा है, न कि विशेषण। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फुर्ती। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? ऑप्शन है अपमानित। बिल्कुल, अपमान शब्द से बना हुआ शब्द है अपमानित। दूसरा है नियमित। नियम शब्द से बना हुआ विशेषण है नियमित।
वही मैं वार्षिक की बात करूं तो वर्ष शब्द से बना है वार्षिक। चौथे ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो चौथा शब्द स्वयं में एक भाववाचक संज्ञा है, ये विशेषण नहीं है, ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। और इस भाववाचक संज्ञा से यदि मैं विशेषण बनाना चाहूं तो शब्द क्या बनेगा, अपमानित, जो कि आपके पहले ऑप्शन में दिया गया है। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं तो विशेषण कौन सा शब्द नहीं है, अपमान शब्द जो है ये विशेषण नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। क्रिया से बना हुआ विशेषण, जैसे अगर मैं बात करूं चालू शब्द की, चालू शब्द से जो विशेषण है वो चालू है और इसकी जो क्रिया है वो क्या है, चलना, चालू है। दूसरा शब्द है कमाऊं, कमाऊं के लिए भाववाचक संज्ञा है कमाना। समझना के लिए, समझना जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है बल्कि ये स्वयं क्या है, एक क्रिया है। चौथा ऑप्शन पठित है। पठित शब्द जो है ये पठ धातु से बना है जिसका अर्थ होता है पढ़ना। तो ये भी एक विशेषण है जो कि किससे निर्मित है, क्रिया से बना हुआ है। क्रिया कैसे पहचानोगे, हिंदी के क्रिया में अंत में ना लगा होता है, तो जैसे चलना, कमाना, पढ़ना, ये क्रिया है, ठीक। जबकि समझना शब्द जो है ये स्वयं क्रिया है, ये विशेषण नहीं है। विशेषण कौन है, चलना क्रिया से बना हुआ शब्द चालू विशेषण है, कमाना क्रिया से बना हुआ शब्द कमाऊं विशेषण है, पठ या पढ़ना शब्द से बना हुआ शब्द पठित ये विशेषण है, जबकि समझना शब्द जो है ये स्वयं एक क्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण विशेषण का पहला प्रकार होता है। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं जिसमें पहला प्रकार होता है गुणवाचक विशेषण। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जब उसके गुण, दोष, आकार, आकृति, रूप, रंग, दशा, अवस्था, स्थिति, दृष्टव्य, इन सब के आधार पर जब बताई जाती है तब वहां पर जो विशेषण होता है उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो लाल फूल, बिल्कुल यहां पर लाल शब्द जो है ये किसके आधार पर बता रहा है, ये रंग के आधार पर विशेषता बता रहा है, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि मैं बोलूं 5 लड़के, तो यहां पर 5 शब्द विशेषण तो है किंतु ये संख्यावाचक विशेषण है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। 10 हाथी, ये भी क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, लाल फूल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो एकदम फैक्चुअल चीज है, याद रखिएगा, संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, है ना, संग्रहवाचक, इस प्रकार से 5 प्रकार जो है वो संख्यावाचक विशेषण के होते हैं। अगला देखिए, कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है। तो परिमाण बोधक विशेषण वो विशेषण होता है जो परिमाण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहां परिमाण के रूप में कौन दिख रहा है, सेर भर दूध, दूध की विशेषता बताई जा रही है कि वो संख्या में वो परिमाण में कितना है, सेर भर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन विधेय विशेषण है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विधेय क्या होता है। देखिए, वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला भाग कहलाता है विधेय और दूसरा भाग कहलाता है उद्देश्य। विधेय किसको कहा जाता है, तो याद रखिए, कर्ता और कर्ता के लिए कही गई बात, कर्ता के लिए कही गई बात मिल करके क्या बनाते हैं, विधेय का निर्माण करते हैं। वहीं अगर मैं उद्देश्य की बात करूं तो कर्ता और कर्ता के लिए कही गई बात को छोड़कर वाक्य का अन्य भाग क्या कहलाता है,
उद्देश्य कहलाता है। तो सबसे पहले पहला जो ऑप्शन है वो देखते हैं, मेरा लड़का आलसी है। तो बिल्कुल यहां पर मेरा लड़का जो है ये विधेय है और आलसी उसकी विशेषता बता रहा है। दूसरा देखिए, सतीश सुंदर लड़का है। तो सतीश कर्ता है और सुंदर लड़का ये इसके लिए बात कही जा रही है। तो यहां भी ये क्या है, ये भी विधेय विशेषण का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था में है। देखिए मूलावस्था, यहां पर बात हो रही है अवस्था की, और अवस्था होती है किसकी, विशेषण की। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था को हम कहते हैं मूलावस्था, या इसे ही सामान्य अवस्था कह दिया जाता है। मूला अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें एक संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, उसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे बोला गया कि सुंदर फूल, तो फूल है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था विशेषण की वह अवस्था होती है जिसमें किसी एक की दूसरे से श्रेष्ठता बताई जाती है। जैसे राम श्याम से श्रेष्ठ है, तो वहां पर कहा जाएगा कि राम और श्याम के बीच में कौन सी अवस्था है, राम और श्याम के बीच में विशेषण की उत्तरावस्था है। तीसरी जो अवस्था है उसे कहा जाता है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में किसी एक व्यक्ति की बाकी सब पर श्रेष्ठता दर्शाई जाती है। जैसे राम सबसे बेहतर लड़का है, या राम सबसे अधिक खाता है। तो वहां पर सबसे अधिक जब शब्द आता है तो वहां पर उत्तमावस्था होती है। इसको आप अंग्रेजी में गुड बेटर बेस्ट से भी जानते हैं। गुड बेटर और बेस्ट, गुड का जब प्रयोग होता है तो वो मूलावस्था होती है। राम इज अ गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है। उत्तरावस्था की बात करूं तो वहां पर बेटरनेस का भाव होता है, बेहतरी का भाव होता है। जैसे राम इज बेटर देन श्याम, राम श्याम से बेहतर है। वही अगर मैं बात करूं बेस्ट शब्द की, राम इज बेस्ट, तो राम की सर्वश्रेष्ठता दर्शाई जा रही है बाकी सब में। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये उत्तमावस्था के अंतर्गत आएगा। तो यहां पर क्या बोल रहा है, कौन सा शब्द मूलावस्था में है। तो मूलावस्था में प्रियतर नहीं, ये उत्तरावस्था है। देखिए जो उत्तरावस्था होती है उसमें शब्द के अंत में तर लगा होता है, जैसे लघुत्तर है ना। और जो उत्तमावस्था होती है, उत्तमावस्था में आपको देखने को मिलेगा शब्द के अंत में तम, जैसे सुंदरतम, जैसे लघुत्तम, सुना होगा आपने, ठीक। तो तम जहां दिखे वो उत्तमावस्था है और तर जो दिखे वो उत्तरावस्था है। लेकिन आपको क्या बोल रहा है, मूलावस्था। तो आप पहचानिए, प्रियतर ये उत्तरावस्था है, जबकि लघुतम उत्तमावस्था है। यहां पर मूलावस्था में कौन सा शब्द है, सुंदर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो बुढ़ापा शब्द बूढ़ा शब्द से बनाया गया है। कठोरता शब्द कठोर शब्द से बनाया गया है। सजावट शब्द सजाना शब्द से बनाया गया है। वहीं अगर मैं अपनापन की बात करूं तो ये अपना शब्द से बनाया गया है। तो सामने दिख रहा है आपको, ये जो बूढ़ा शब्द है, ये जो बूढ़ा शब्द है यही क्या है, ये एक जातिवाचक संज्ञा है। जबकि कठोर शब्द एक भाववाचक संज्ञा है, सजाना एक क्रिया है और अपना एक सर्वनाम है। सर्वनाम है, ये क्रिया है और ये भाववाचक संज्ञा है। तो यहां पे आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है।
तो हमको दिख रहा है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जो समूह का बोध कराती है। तो ऑप्शन देखिए, सोना, ये तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। सभा शब्द से मुझे बोध हो रहा है समूह का। वहीं अगर बात करूं मिठास, तो मिठास से मुझे भाववाचक संज्ञा का बोध हो रहा है। ठीक है, ये एक भाववाचक संज्ञा है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग पता करने के लिए देखिए, लिंग जो होता है वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो दो तरीके होते हैं लिंग पता करने के। पहला, उसका कारक तत्पुरुष बनाकर देखिए। जैसे मैं अगर गिलास शब्द का बनाता हूं तो क्या होगा? कांच की गिलास। सही लग रहा है क्या? कांच की गिलास। या ये ऐसा होना चाहिए, कांच का गिलास। आप खुद निर्णय करिए, कांच की गिलास सही है या कांच का गिलास सही है? आंसर होगा इसका कांच का गिलास। यानी गिलास शब्द का लिंग निर्धारण करने वाला ये जो शब्द है यही होता है। तो यहां से एक पता चल गया हमको कि गिलास शब्द में चूंकि ये फिट नहीं बैठ रहा है, सही नहीं लग रहा है, तो कांच का गिलास सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से यहां से ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका होता है कि उससे वाक्य बनाकर देखिए। वाक्य बनाने पर क्रिया का जो स्वरूप होता है, क्रिया का स्वरूप आपको पता होगा कि क्रिया एक विकारी शब्द है और लिंग का प्रभाव उस पर पड़ता है। इसीलिए राम खाता है और सीता खाती है। तो गिलास शब्द को यदि मैं कर्ता के रूप में रख करके वाक्य बनाऊं तो मैं क्या बनेगा? गिलास भरी हुई है या गिलास भरा हुआ है। तो यहां से भी मुझे पता चलता है कि ये जो गिलास शब्द है, चूंकि यहां पर भरा लिखा है ना, यदि ये स्त्रीलिंग शब्द होता तो क्या होता? गिलास भरी हुई है, ऐसा, जो कि गलत है। तो गिलास भरा हुआ है, तो चूंकि भरा हुआ से हमको बोध हो रहा है पुरुष जाति का, इसीलिए ये गिलास शब्द क्या होगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो गिलास शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। चलिए भाई, अब दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। दूसरे ऑप्शन से भी हम वाक्य बनाकर देखते हैं। जैसे अदालत शब्द है। अदालत, जैसे बोला कि राजा की अदालत, ये सही लग रहा है कि राजा का अदालत सही लग रहा है? आप खुद निर्णय करिए, राजा की अदालत सही है कि राजा का अदालत सही है? तो आपको पता चलेगा राजा की अदालत ज्यादा सही शब्द है। ये जो की लगा है ये बाद वाले शब्द का लिंग बताता है। और हमारे यहाँ तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ दो ही प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, और हर शब्द को इन्हीं के अंतर्गत बांट दिया गया है। तो अदालत शब्द कैसा लिंग है? ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो गिलास शब्द पुल्लिंग है जबकि अदालत स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, पेंसिल शब्द का लिंग क्या है ना? जेंडर पूछ रहा है आपको। तो पेंसिल खरीदा जाता है कि पेंसिल खरीदी जाती है? तो आपको पता चलेगा पेंसिल खरीदी जाती है। वाक्य बना लिया मैंने, खरीदी जाती है। इसी प्रकार दूसरा तरीका मैं अपनाता हूं। जैसे मैं बोला रामू का पेंसिल होता है कि रामू की पेंसिल होती है? तो दोनों तरीके से आप अपने आंसर की पुष्टि कर सकते हैं। रामू की पेंसिल, तो ये पेंसिल शब्द क्या हो गया? यहां से स्त्रीलिंग शब्द बन गया। वहीं पेंसिल खरीदी जाती है बोल रहा हूं, तो यहां से भी मुझे स्त्रीलिंग शब्द पता चल रहा है।
तो ये कैसा लिंग है? ये स्त्रीलिंग शब्द है, पेंसिल। अगला देखिए, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन है खाट, घड़ा, ए और बी दोनों। तो खाट शब्द के लिए चलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये जो दो शब्द हैं ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको खुद से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।